नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भराड़ीशहर में हुए बजट सत्र के बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदयेश ने सत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, लेकिन सरकार जनहित के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है। उन्होंने बताया है कि विपक्ष ने बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। वहीं सुमित हृदयेश ने कहा है कि वे आगे भी अपने क्षेत्र और कुमाऊं के विकास से जुड़े मुद्दे सदन में उठाते रहेंगे। देखिए, एक विनिश्चय तो सत्र में होता है जो माननीय अध्यक्ष जी हमारी करती हैं। दूसरा विनिश्चय अब प्रदेश की जनता को करना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा। उन्होंने देखा होगा किस प्रकार से विपक्ष के जो विधायक थे तटस्थ भी रहे, क्षेत्रवार, जिलेवार, मंडलवार, प्रदेशवार। कोई भी ऐसा विषय छोटा बड़ा नहीं रहा जिसको हमने कवर नहीं करा, जिस पे हमने प्रश्न नहीं पूछे तीव्रता से, जनता के हित के, जनता के दर्द के विषयों को नहीं उठाया हो। तो आज जनता से मैं अवश्य आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सत्र की अवधि और कार्रवाई देखकर अवश्य जनता प्रसन्नचित्त हुई होगी कि हमारे जो छोटे बड़े विषय थे सदन के पटल में उठे। लेकिन हाँ, असंतुष्टता जो सरकार के प्रति जनता की रही होगी वो भी जग जाहिर है। और मैं अवश्य भी ये कहूंगा कि इसमें जनता नैनीताल जिले में चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखानी पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी गौरव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से करीब 13 लाख रुपए के सोने का जेवरात और नकदी बरामद की है। वहीं आपको बता दें कि घटना मुखानी क्षेत्र के एक घर में हुई थी, जहां घर का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी चोरी कर ली गई थी। मामले में सफल खुलासे पर डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 2000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मुकानी थाना क्षेत्र में हाल ही में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़ी चोरी की घटना है, जिसमें 7-8 तोले से भी अधिक मात्रा में सोने गया था, सोना और चांदी का जेवर गए थे, ऐसा एक शिकायत था। इस शिकायत के आधार पर हमने बहुत संवेदनशीलता से काम किया। सीओ, एसपी, एसएचओ, एसओ सबने एक संगठित होकर जो है मॉनिटरिंग करके स्पेशल टीम्स लगाए थे, और जिसका फलस्वरूप 150 से भी अधिक कैमरा देखने के उपरांत जो है वो मुखानी का बड़ा चोरी का पर्दाफाश हुआ है। इसमें गौरव कुमार करके काठगोदाम का दम्मा डूंगा का निवासी है, वो चोर निकला है, और जो है उस चोर का गिरफ्तारी हुआ है। और उसकी निशानदेही पे कुल मिला के 6 तोले से भी अधिक, 13 लाख से भी अधिक पेश कीमती विभिन्न प्रकार की सोने का ज्वेलरी और जो है कुछ चांदी का सिक्के और जो है एक मोबाइल और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। टीम को बहुत बहुत बधाई। और 150 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को हमने देखा है, और आगे भी हमारा सख्त निर्देश यह है कि जो भी चोरियां हैं तो इन सभी चोरियों पर प्राथमिकता देते हुए सभी थानेदारों को काम करना है। थैंक यू। चारधाम यात्रा से पहले बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने अधीन 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। समिति के अनुसार मंदिर परिसर और गर्भगृह में केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को ही प्रवेश मिलेगा, ताकि धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा हो सके। वहीं उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। समिति ने इस प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास जो है भेजा है। और उन्होंने सभी पंडित, तीर्थ पुरोहित सबसे कर अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया हुआ है। लेकिन सरकार, सभी पहलुओं पर सरकार को विचार करना पड़ता है कि भाई इसको किस तरह लागू किया जाए, जिससे कि जो सनातन भी बचा रहे और उत्तराखंड की पवित्रता भी बची रहे। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव गया होगा, और क्योंकि ये कैबिनेट में आना है, इससे पहले सभी चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी हर कदम बहुत समझदारी के साथ लेते हैं, और उनको सबकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। और आज वो इसीलिए देश के नंबर 1 नेताओं में गिने जा रहे हैं।
पौड़ी जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन और पूर्ति विभाग की टीम लगातार निरीक्षण अभियान चला रही है, जिसके तहत कोटद्वार के लालबत्ती चौराहे पर एसडीएम संदीप कुमार के नेतृत्व में एक पिकअप वाहन से 20 व्यावसायिक और 15 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिसके बाद वाहन जब्त कर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, आज श्रीनगर में गाड़ी आई थी जो नॉर्मली एक दिन छोड़ के गाड़ी आती है, और 288 उसमें गैस थी, जिसमें से लगभग 200 गैस वितरित हुई, जो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों को ये लगा कि शायद गैस ना मिले या हमारी बुकिंग हुई हमें ना मिले, ऐसा कुछ नहीं था, कि नॉर्मल प्रक्रिया थी। अब भी वहाँ गैस बचा है और कल वहाँ फिर गाड़ी आएगी। ऐसी पौड़ी में भी आज लगभग 288 के लगभग गैस की गाड़ी आई थी, सिलेंडर उसमें थे इतने, और लगभग 135 गैस सिलेंडर दिन तक बचे थे, तो नॉर्मल प्रक्रिया थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर टिहरी के जिले के विकासखंड धौलधार मुख्यालय कंसीसौड़ में किसान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि डीएम नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान किसान ने जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस पर डीएम ने सुझाव दिया कि विभाग तार और एंगल उपलब्ध कराए, जबकि सीसी कार्य ग्राम पंचायत या क्षेत्र के पंचायत के माध्यम से कराया जाए। तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, और वो कल्याणकारी योजनाएं जो नीति निर्धारण जो होता है, जिसे हम कहते हैं, वो तभी होता है जब हमें नीचे से जो इनपुट मिलता है कि क्या लोगों की क्या समस्याएं हैं या लोग क्या चाह रहे हैं, कि अच्छा ये सब कुछ तो मिल रहा है, आप इसके अलावा और क्या लोगों की। कोटद्वार में प्रस्तावित पासपोर्ट ऑफिस के उद्घाटन को लेकर संशय पैदा हो गया है। 20 मार्च को विदेश मंत्री जयशंकर और गढ़वाल अनिल बलूनी द्वारा उद्घाटन होना था, लेकिन मिडिल ईस्ट से चल रहे तनाव और युद्ध की स्थिति के कारण विदेश मंत्री की व्यस्तता बढ़ गई है। वहीं कोटद्वार तहसील में पासपोर्ट ऑफिस का भवन तैयार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते कार्यक्रम के समय में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अभी खैर हम लोगों ने भी जो है न्यूज़पेपर या उनकी जो है, जो हमारे माननीय जो सांसद महोदय हैं, उनका भी एक न्यूज़ बाइट आई थी, तो उसी के बेस पर जो चल रहा था। लेकिन अभी हमारे पास इस पासपोर्ट ऑफिस उद्घाटन से संबंधित कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, और जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा वो पासपोर्ट ऑफिस देहरादून के द्वारा जो है हमको सूचित किया जाएगा, और जब वो आएगा तो तब उसके बाद ही अपडेट दी जाएगी। सर, अभी हमारे पास इस संबंध में कोई इनॉग्रेशन संबंधित अपडेट नहीं है। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रिंसिपलों के साथ बैठक की है। वहीं जहां इस दौरान बैठक में आगामी नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जिला प्रशासन द्वारा एसओपी के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा है कि निजी स्कूल अभिभावकों पर कॉपी किताब और ड्रेस एक ही दुकान से खरीदने का दबाव नहीं बना सकते। आपको एक बार फिर से बता दें कि मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की है, नए शैक्षणिक सत्र के लिए एसओपी को निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने प्रतिक्रिया दी है। शिक्षा विभाग में उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि स्कूल से ही आप बुक्स या सामान खरीदें। वहीं मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए एसओपी के निर्देश, मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हल्द्वानी में कार्यक्रम रखा गया था, शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई थी। शिक्षा विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया, नए शैक्षणिक सत्र के लिए एसओपी के निर्देश दिए गए। मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आपको फिर से इस बात में
देखिए, विद्यालयों की मान्यता से लेके आरटीई एक्ट तक, आरटीई एक्ट है या जो उनका फीस स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म है, बुक्स है, उसको लेकर डीएम साहब के द्वारा जनवरी में एक डिटेल एसओपी जो है पूर्व में ही निर्गत की गई है। शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी विद्यालयों को उसको प्रचारित भी किया गया है और उसी क्रम में आज ये बैठक आयोजित की गई थी कि उनको सेंसिटाइज किया गया है कि क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है, उसको डिटेल में बात हुई है। विद्यालयों की ओर से जो इश्यूज थे उनको भी यहाँ पे सुना गया है, उनके पक्ष को सुन के उन पर भी उनको बताया गया है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी के निर्देश पर उंचला पुल क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जहां अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पोकलैंड मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाया है, जिस पर प्रशासन का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हल्द्वानी में बहुत सारे विकास के कार्य चल रहे हैं, जिसमें हमारा खासकर रोड वाइडनिंग है या जितने भी ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, जो हमारे चौराहे हैं, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम चल रहा है। तो उसी क्रम में कटघरिया से लेकर हमारा कालू सिद्ध, इसके अलावा तीन पानी से लेकर नारीमन तक काम होना है और काफ़ी स्थानों पे हमारे द्वारा मार्किंग की गई थी। यहाँ पर भी लगभग हमने पिछले वर्ष जुलाई में इन लोगों को नोटिस दिए थे और उन्होंने जो अपने पक्ष रखा था उसको सुनने के बाद निस्तारण भी किया था। कुछ लिटिगेशन में भी मैटर गया था, उसके बाद अंतिम रूप से निस्तारित होने के बाद इनको मानवीय आधार पर पुनः समय दिया गया था। हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़े वायरल ऑडियो के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने छबरेरा थाने की इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में अवैध खनन, लेन देन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बातें सामने आई थी। प्रारंभिक जांच में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के संकेत मिलने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को मामले की विस्तृत जांच सौंपी गई है। ये चौकी इकबालपुर, थाना जबरेड़ा, यहाँ पे एक ये आरोप लगा था। एक पुलिस कर्मचारी को किसी ने शिकायत करी, किसी व्यक्ति ने, कि एक जगह खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है उसके द्वारा उसको खनन वाले को फोन करा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम खनन बंद कर दो। और इस संबंध में फिर उसको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खनन नहीं हुआ। तो इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग जो है वो प्राप्त हुई। तो चूंकि प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की संभावना है, तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है और ये चौकी में जो कर्मचारी थे, चौकी प्रभारी, निरीक्षक, दो हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल, सभी को पूरी चौकी को निलंबित किया गया। ऋषिकेश के एम्स परिसर में सड़क सुरक्षा के नए निर्देश लागू किए गए हैं। कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह के सर्कुलर के अनुसार कैंपस में दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के किसी वाहन को मुख्य गेट से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, परिसर में वाहनों की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर पुलिस को भेजा जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा विभाग को सभी वाहनों की सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि कैंपस में गीता सीमा 20 किलोमीटर घंटा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। कैंपस में जो है गति जो है सीमा 20 किलोमीटर बताई गई है। जो भी उल्लंघन करेगा के खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में एम्स में दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य क्या है, एक बार आपको फिर से बता दें, एम्स में दोपहिया वाहन जो है उस पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। कैंपस में गति की जो सीमा है 20 किलोमीटर तक रहेगी। वहीं उल्लंघन करने वालों पर पुलिस जो है कार्रवाई करेगी।
कैंपस में गति सीमा जो है 20 किलोमीटर घंटा रहेगी। हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। उल्लंघन अगर आप करेंगे तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। एम्स में 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है ऋषिकेश एम्स में, जिसमें अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस आप पर कार्रवाई करेगी। कैंपस में गति सीमा भी तय कर दी गई है, 20 किलोमीटर घंटा जो है गति सीमा रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर पुलिस जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें ऋषिकेश से है, जहां पर 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य बताया गया है ऋषिकेश एम्स में। अगर आप नहीं पहनते हैं हेलमेट तो आप पर पुलिस जो है कार्रवाई करेगी सख्त से सख्त। कैंपस में गति सीमा 20 किलोमीटर घंटा बताई जा रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। ऋषिकेश एम्स से मामला सामने आया है, जहां पर 2 पहिया वाहन के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आप पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। 15 फरवरी से अब तक राज्य में 32 आग की घटनाएं दर्ज की गई है, जिसमें करीब 70 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र के भिटोली इलाके में भी आग लगी हुई है। वन विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने के लिए निगरानी और नियंत्रण में लगी है। वहीं IFS अधिकारी सुशांत पटनायक ने बताया है कि मॉक ड्रिल और विभिन्न एजेंसियों को समन्वय के जरिए आग से निपटने की तैयारी की गई है। देखिए, वनाग्नि सत्र 2026 के लिए जैसे आप लोगों को पता है कि इस वर्ष बारिश भी कम हुई है और ऊंची हिमालय क्षेत्र में स्नोफॉल भी कम हुई है। उसके चलते फॉरेस्ट एरियाज जरूर सेंसिटिव है, परंतु इस सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हमने कर लिया है। जैसे आपको पता है कि 18 मार्च को राज्य भर में हमने फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल किया था और उस मॉक ड्रिल में हमने पाया कि ज्यादातर हमारे जो क्रूज स्टेशन वो एक्टिवेटेड हैं। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत अन्य डिपार्टमेंट जैसे NDRF, SDRF, पुलिस कम्युनिकेशन, जिला प्रशासन, पुलिस ट्रैफिक, बाकी सब जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल एक्टिवली वन विभाग को सपोर्ट कर रहे हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव के लिए श्रीनगर स्थित धारादेवी मंदिर परिसर के आधुनिक वॉल वॉशर लाइटिंग से सजाया गया है, जिसके चलते रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर परिसर रात में बेहद भव्य और आकर्षक दिखाई दे रहा है। जिस पर जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया ने बताया है कि अत्याधुनिक प्रोग्रामिंग आधारित लाइटिंग सिस्टम कंप्यूटर के माध्यम से संचालित होता है। जैसे माँ धारी देवी हमारे श्रीनगर गढ़वाल में सिचुएटेड हैं, तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हमें उनका धारी देवी माता का आशीर्वाद भी मिलता है और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहाँ पे जाते हैं और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम मतलब उनका सौंदर्यीकरण भी मंदिर का करें और वहाँ पे जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसका भी विस्तार और ज़्यादा करें। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने ये इसके लाइटिंग के लिए एक प्लान बनाया था और जो हमारे पर्यटन अधिकारी और SDM के माध्यम से फिर हम लोगों ने उसका पूरा प्रेजेंटेशन भी बनाया और उसमें जो हमारी वॉल वॉशर लाइट्स होती हैं उस प्रकार की लाइट्स वहाँ पे स्थापित कर ली गई हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है, लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं। राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी।
बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा होता, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऋषिकेश की योग नगरी परमार्थ निकेतन में 38वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया है। शुक्रवार को आपको बता दें कि शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और देश विदेश से आए योगाचार्य, साधक और अतिथियों का स्वागत किया है। कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर, स्वामी चितानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के संतुलन का विज्ञान बताया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में तनाव, अवसाद और लाइफस्टाइल रोगों से निपटने के लिए योग एक प्राकृतिक और प्रभावी उपचार प्रणाली के रूप में उभरा है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान प्रदेश की संस्कृति, जनसंख्याकी और सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा पर चर्चा हुई, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार यूसीसी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक मूल्य और देवभूमि की पहचान सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और सदन के सामने रखा है, उनके विचार है। और हमारी सरकार काफी सारे मुद्दों पर पहले से भी काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। इसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस जो हमने सदन का समय यहाँ पर निर्धारित किया था, उसके अनुसार लगातार यहाँ पर सदन चला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी ने सदन चलाया है यहाँ। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। 9 मार्च से चल रहे इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया है कि सत्र के दौरान कुल 41 घंटे 10 मिनट कार्यवाही हुई है। इस दौरान सदन में 4 अध्यादेश और 12 विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें पारित किया गया है। साथ ही 5 सरकारी संकल्प भी सदन में लाए गए हैं। सदस्यों ने विभिन्न जनहित मुद्दों पर चर्चा की है। सत्र की कार्यवाही में बजट और विधायी कार्यों की प्राथमिकता दी गई है। सभा का प्रथम सत्र आज हमारा संपन्न हुआ है। आपको जैसे सभी को ज्ञात होगा कि 9 मार्च से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए। असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21वीं ध्यान आकर्षण के लिए 30 गए।
फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।